Hello, dear students. Welcome to Infinity Physics. Students, we are studying quantum mechanics for BSc 2 और अभी हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में बच्चे हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा था डिटेल में कि जो अनसर्टेनिटी होती है मोमेंटम और पोजीशन की मेजरमेंट्स में, अगर आप इन दोनों चीज़ों को किसी पार्टिकल के लिए एक सिंगल टाइम पे साइमल्टेनियसली मेजर करना चाहते हो तो देर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन दीज मेजरमेंट्स। तो वो जो डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था, आज हम वेव ग्रुप की हेल्प से छोटी सी एक डेरिवेशन है, अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाए तो आप इस पार्ट को करके आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और जो फॉर्म है एनर्जी टाइम फॉर्म, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन इसकी भी है। और लास्ट में जो मेन इस लेक्चर का मेन कंटेंट है वो ये है कि हमें आज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बच्चे, ये जस्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत यूजफुल टूल है। ये बहुत काम आता है हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हम इसकी हेल्प से पार्टिकल इन ए बॉक्स, अगर हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है उसके अंदर हमने एक पार्टिकल रख दिया, उस पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन एटम का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन एटम की मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका एक प्रूफ, इसका एक एविडेंस हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो हम उसकी टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो ये जो एप्लीकेशंस है बच्चे, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ना पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन एप्लीकेशंस के प्रॉपर नोट्स बनाना और इसके साथ साथ आज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेरिवेशन भी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम ड्राइव करते हैं फटाफट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव पैकेट। लेट अस स्टार्ट। देखिए बच्चे, जो हमारे पास वेव पैकेट है उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, y इज इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा k बाय 2x cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो इसमें क्या था, हमने दो फ्रीक्वेंसीज ली थी इसको ड्राइव करने के लिए। यू कैन सी द लेक्चर। उसमें क्या था कि एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी और दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा थी। इसी तरह से के होगा एक हमारे पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट और दूसरा होगा के प्लस डेल्टा के। तो ये दूसरी के की वैल्यू है, ये पहली के की वैल्यू है। तो इससे हमने एक वेव पैकेट बनाया था। उस वेव पैकेट की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये थी। इसकी जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की थी। फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यू सी लाइक दिस। तो इसमें एक स्लो वेरिएशन है और एक फास्ट वेरिएशन है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेरिएशंस हैं जो मैंने अंदर ड्रॉ करी है, और जो आपको ये स्काई ब्लू कलर की वेरिएशन नजर आ रही है ये स्लो फ्रीक्वेंसी वाली वेरिएशन है। तो जैसे आपको पता है कि डेल्टा ओमेगा इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो डेल्टा ओमेगा फैक्टर है ये वाला पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लो वेरिएशन पार्ट। ठीक है, ये स्लो वेरिएशन वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब बच्चे आपको ये पता होगा कि स्टेशनरी वेव्स में ना ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, इनको नोड्स बोलते हैं। और अगर मैं मानूं कि पार्टिकल इस वेव पैकेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इस वेव पैकेट के अंदर कहीं x1 से लेके x2 तक पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑलवेज हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द पार्टिकल समवेयर इन द वेव पैकेट। तो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ऑब्वियसली जहां पे एम्पलीट्यूड बड़ा है वहां पे उसके होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो लेट अस डिस्कस होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब इस अनसर्टनिटी को डेल्टा एक्स को कैसे लिखेंगे? देखो, डेल्टा एक्स विल बी x2 माइनस x1। यहाँ पे इस चीज को समझेंगे कि अगर हम अनसर्टनिटी इन पोजीशन लिखना चाहते हैं इस वेव ग्रुप की हेल्प से, तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जिसको हमने इस वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए पार्टिकल इन दोनों नोड्स के बीच में होगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे y मिनिमम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर भी नोड्स क्रिएट होंगे वहां पे जो y है, y इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेरिंग क्वांटिटी। यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, मैटर वेव का एम्पलीट्यूड, वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो नोड्स पे क्या होता है, y इज मिनिमम। कितना मिनिमम हो सकता है, जीरो होगा। ठीक है, तो इसको जीरो करने के लिए ये वाला जो फैक्टर है जिसकी वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूं, स्लो वेरिएशंस, वो फैक्टर इक्वल टू जीरो करना है आपको। तो जस्ट आपको इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो करना है। ये बड़ी आराम से आप इसको इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि कोसाइन फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो होता है। कोसाइन फंक्शन पाई बाय टू पे जीरो होता है। इसमें टू पाई ऐड कर दे, थ्री पाई बाय टू पे जीरो होता है, और टू पाई ऐड कर दे, फाइव पाई बाय टू पे जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एंगल है, कोसाइन फंक्शन का जो एंगल है, उसकी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको कि भाई इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस पूरे फैक्टर की, वो हो सकती है पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, ठीक है, एंड सो ऑन, लाइक दिस। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर, दिस एंगल, देखिए दिस थिंग इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू। बेसिकली वहां पे ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू था, स्टार्टिंग फ्रॉम पाई बाय टू। अब जहां यहां पे अगर आप एन को जीरो पुट करेंगे तो पाई बाय टू आ जाएगा, अगर आप एन को वन पुट करेंगे थ्री पाई बाय टू आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि जो एन है वो एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो से स्टार्ट करके वन टू कुछ भी हो सकती है। तो जब जब एन की वैल्यू ये होगी तब तक उस वेव ग्रुप के अंदर हमें नोड्स मिलेंगी, और जो पार्टिकल है वो उन नोड्स के अंदर ही होगा। तो यहां से हमारे पास अब कंडीशन निकलेगी कि वो जो डेल्टा एक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब एन की दो वैल्यूज के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक बार लिख लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो एन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, यहां पे हमें डेल्टा ओमेगा बाय टू टी माइनस डेल्टा के बाय टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू आएगा। तो ये टू का फैक्टर हम यहां पे काट देंगे। टाइम हम नहीं चेंज कर रहे, एक्स वन लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड हमने ली है वहां पे एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ये हमारे पास इक्वेशन आई है। सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू वन। क्या करना है, फिर से देखेंगे इस पूरे फैक्टर में ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो एक्स आ नहीं रहा। ये एक्स की वैल्यूज थी जो हम चेंज कर रहे हैं, स्पेशल वैल्यूज हैं ये। और जो दूसरा पार्ट है इसमें आप x2 लिखेंगे। मतलब इस तरह से मान लें हमारे पास ऐसे वेव ग्रुप चल रहा है लाइक दिस। तो उसमें यहाँ पे x1 है फॉर n इक्वल टू वन, यहाँ पे x2 है फॉर n इक्वल टू टू, यहाँ पे x3 ले सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू थ्री। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आप ले सकते हैं और पार्टिकल हमेशा इस वेव ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ पे इसको x2 लिख दिया और यहाँ पे जब आप n को वन पुट करेंगे तो थ्री पाई बाय टू आएगा। और लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ये टू काट देते हैं हम नीचे से। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इसमें से नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, हाँ जी, तो अब टू में से हम वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस डेल्टा के कॉमन आ गया, x2 माइनस x1 इक्वल टू टू पाई आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल सेम है। हम सेम टाइम पे ये चीज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने पार्टिकल का जो वेव पैकेट है उसकी स्नैपशॉट लिया, वहां पे दो नोड्स आए x1 x2। x1 x2 में जो डेल्टा x है, जो डिफरेंस है दोनों नोड्स में, दैट विल बी द अनसर्टनिटी इन द पोजीशन। पार्टिकल उस वेव ग्रुप में, उस रेंज में कहीं पर भी हो सकता है। तो उस डेल्टा एक्स को यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बड़ा आसान हो गया। अब डेल्टा के नीचे चला जाएगा और माइनस एन अंदर लेके जा रहे हैं हम। तो x1 minus x2 is equal to 2 pi by delta k। तो this is the very first equation which is important। इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट शीट पे करेंगे। तो डेल्टा x जो है वो आ गया 2 pi by डेल्टा k। ओके, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डेल्टा k पुट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा p चाहिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा k कहाँ से आएगा, देखिए हमें पता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ से लिखेंगे यूजिंग
प्रोपेगेशन कांस्टेंट्स डेफिनेशन k इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा को पुट करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये पार्टिकल की, इट इज h बाई p। अब जब आप डेल्टा k लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाय h तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ डेल्टा p आ जाएगा। चेंज इन propagation constant delta k is equivalent to 2 pi by h times change in momentum of the particle। तो इस इक्वेशन का ये मतलब है। अब यहां से हम इस डेल्टा के को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 3। नेक्स्ट शीट पे करते हैं इसको। तो जो डेल्टा एक्स है, हाँ जी, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय डेल्टा के, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल पुट डेल्टा के इज इक्वल टू 2 पाई बाय एच डेल्टा पी, जो अभी हमने फाइंड किया, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखना अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारी इक्वेशन में आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय डेल्टा के है, तो 2 पाई नीचे आएगा, एच ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा पी जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच आ गया। तो मतलब कि इन दोनों के अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हमारे पास आया है। तो ये हमने वेव ग्रुप की डेफिनेशन से लिया कि कम से कम इतना एरर तो यहाँ पे रहेगा। वैसे ये मिनिमम एरर है, हम इक्वेशन को मोर सोफिस्टिकेटेड वे में ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एच क्रॉस बाय 2 का फैक्टर कैसे आता है। तो ये जो डेरिवेशन है बच्चे, आप अपने बीएससी के एग्जाम्स में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एज इट इज करके आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं। अब बच्चे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ना एक और हमारे पास फॉर्म है विच इज कॉल्ड एनर्जी टाइम फॉर्म। तो एनर्जी टाइम फॉर्म को ड्राइव करना बहुत आसान है, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले हमें समझना है। अगर फिजिकली हमें पता चलेगा कि डेल्टा ई यहाँ पे क्या है और डेल्टा टी क्या है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के आने वाले टाइम में क्लियर होंगे। बेसिकली हमें ट्रांजिशंस देखनी होती है, सिलेक्शन रूल्स देखने होते हैं। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो वहां पे ये डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस वाली जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जो एनर्जी टाइम रिलेशन होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी बच्चों, तो एनर्जी टाइम रिलेशन को अभी हम समझते हैं। देखिए, हम इसके लिए एटॉमिक प्रोसेसेस की एग्जांपल लेके चलेंगे। एक हम एटॉमिक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होती है। कौन सी एटॉमिक प्रोसेस? एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एन एटम। तो ये मान लो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ पे एक एटम है लोअर एनर्जी स्टेट में, उसको हमने बाहर से कोई एनर्जी दी और उसको एक्साइट करा, एक्साइट करके ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे चला गया। और थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट, और वहां से एक फोटोन एमिट होता है, क्योंकि ये जो हमारा एटम है वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक फोटोन एमिट हुआ, डिफरेंट फोटोन, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से हम इस फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू। ये सब आपको पता है। अब बच्चे, इस प्रोसेस को होने में जो टाइम लगा, यहाँ से एटम का ऊपर जाना और फिर वहां से डी एक्साइट होना, उस चीज के होने में जो टाइम लगा वो स्मॉल टाइम, क्योंकि वो तो मिनिमम टाइम है ना। एक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद ये फोटोन एमिट होगा, वो टाइम डेल्टा टी है। तो ये जो मिनिमम टाइम यहाँ पे चाहिए इस प्रोसेस को होने के लिए, ये लिमिट कर देता है हमारी फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट को। मतलब कम से कम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा न्यू आएगा, यहाँ पर एक डेल्टा टी है मिनिमम टाइम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा न्यू आएगा, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, एंड दैट अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी लीड्स टू द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो वो देखते हैं अभी कैसे होगा। तो इसके ऊपर और नीचे आने में जो टाइम इन्वॉल्व है वो डेल्टा टी है। Let us suppose delta t is the time required during excitation and then de-excitation of atom। ठीक है, ऑफ एन एटम, हमने सिंगल एटम ले लिया।
तो बच्चे अब हम कम से कम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान कम से कम एक फोटोन जरूर निकला है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी रहेगी, इन द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोटोन हैज बीन एमिटेड, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, that will be equal to delta nu is greater than equal to 1 by delta t। देखिए 1 by delta t जो है वो फ्रीक्वेंसी है एक फोटोन, फिर दूसरा फोटोन, फिर तीसरा फोटोन। ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां से निकल रहे हैं एटम के अंदर से, जो भी हमारा मैटर है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, ये 1 by delta t वो है। तो जो हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं वो है कि जो हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं उन फोटॉन्स की, उसको मेजर करने में जो हमारा एरर हो सकता है, जो अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, तो कम से कम तो वो अनसर्टेनिटी इस 1 by delta t के बराबर ही होगी, क्योंकि एक फोटोन निकला उसके बाद दूसरा निकला, उतना मिनिमम टाइम उसको चाहिए ही, तो इतना अनसर्टेनिटी वहां पे पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जो 1 by delta t का फैक्टर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, वो फैक्टर है फोटॉन्स के निकलने का टाइम इंटरवल, 1 2 3 4, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी में उसको मेजर करने में जो फ्रीक्वेंसी की अनसर्टेनिटी है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी की अनसर्टेनिटी लिखना चाहते हैं तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट यूजिंग E is equal to h nu, we can write the uncertainty in energy delta E is equal to h times delta nu। ओके, तो अब यहाँ पे डेल्टा न्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना जब हम नीचे वाली इक्वेशन में, तो डेल्टा ई विल बिकम्स डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से भी हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इनटू अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो ये हमारी रिलेशन है, और हम इसकी जो प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं उस केस में ये जो फैक्टर आता है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, तब आपने ये रिलेशन यूज करनी है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। तो ये जो एच क्रॉस बाय 2 का फैक्टर आता है, ये बेसिकली हमारा वेव ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन से आता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आप उसको चेकआउट करिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपकी जो फीड है, जब आप यूट्यूब खोलते हो वहां पे आपको मेरे लेक्चर शो होंगे। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि फ्यूचर में भी आप मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनको देख पाए। चलिए, तो अभी हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन के बाद क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि हमने आज एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। ये एप्लीकेशंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली आएंगी, और इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चे, ये एप्लीकेशन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आ जाती है पेपर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या कॉलेज एग्जाम्स में, और इसके अलावा आपको समझ आएगा कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चे हमारे पास कि अगर हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी कुछ लेंथ एल है, और हम वहां पे फ्री पार्टिकल रखते हैं, तो उस फ्री पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी? क्या वो जीरो होगी या उसकी कुछ वैल्यू आएगी? तो हम उस मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं पहले, हमारे पास है कैलकुलेशंस ऑफ मिनिमम एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। चलिए, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसकी लेंथ है x इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू एल। यहाँ पे एक पार्टिकल है विच कैन फ्रीली मूव इनसाइड दिस बॉक्स। अब बच्चे, जो इसकी लेंथ है l, उस लेंथ के अंदर पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, तो जो इसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, बेसिकली पार्टिकल को हम वेव मान के चलते हैं, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सारे वही चीजें कि जो पार्टिकल है वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स,
उसकी जो कम से कम वैल्यू होगी वो एल के बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। सो फॉर दिस पार्टिकल डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज एल। ठीक है, ये एल के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करेंगे अभी, है ना, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ से डेल्टा पी निकालेंगे, विच इज डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल्टा एक्स आ गया, एंड विच इज डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय एल आ गया। ठीक है, तो ये हो गई अनसर्टनिटी इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लिख लेती है, एग्जाम में भी लिखनी होती है चीजें। ठीक है, अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो जो मिनिमम मोमेंटम होगा बच्चे वो कितना होगा, अनसर्टेनिटी मिनिमम वैल्यू होती है, तो हम मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो है उसको लिख सकते हैं। तो मिनिमम पी, पी मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डेल्टा पी। कम से कम इतना होगा मोमेंटम ना पार्टिकल का, तो पी को हम एच क्रॉस बाय एल लिख सकते हैं। अब मोमेंटम अगर आपको पता है पार्टिकल का, तो वहां से आप उसकी एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन क्या होती है, +1 में पढ़ी हुई है आपने, यूजिंग E इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m। तो यहाँ m क्या होता है, m इज मास ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस p को पुट करेंगे, तो h क्रॉस बाय l था, तो बन गया h क्रॉस बाय 2ml स्केयर। तो ये बच्चे मिनिमम एनर्जी है पार्टिकल की, विच इज नॉट जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, दिस इज मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये जीरो नहीं है, है ना। देखिए किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए एच क्रॉस वैसे बहुत छोटा फैक्टर होता है, एच क्रॉस का स्क्वायर हो रहा है, तो वैसे ये मिनिमम एनर्जी बिल्कुल जीरो के आसपास ही होगी। अगर हम स्मॉल एम की बात करें, मास ऑफ पार्टिकल, तो हमारे लिए या आपके लिए ये जो स्मॉल एम है एक बड़ा फैक्टर रहेगा, उस केस में तो ई बहुत छोटा आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जो स्मॉल एम होता है बच्चे, वो क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ना। तो उस केस में ई की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है हमारे पास। ऐसे ही जो लेंथ है बॉक्स की, अगर हम लेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे तो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर छोटा बॉक्स लेंगे, स्मॉल लेंथ में पार्टिकल कन्फाइन करेंगे, उस केस में ई बड़ा आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है वो एक फ्री पार्टिकल है, उसका मास और जो लेंथ है बॉक्स की वो डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हमने मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर ली है ना। तो इट इज नॉट जीरो फॉर ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है। सेकंड एप्लीकेशन हमारी है प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए आज की डेट में तो बच्चे हमें सबको पता ही है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बल्कि उसके बाहर रिवॉल्व करता है एटम के अंदर, है ना। देखिए आज की डेट में तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंट्रल पार्ट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऑर्बिट्स में ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे थे लोग, जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जैसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एग्जैक्टली एटम के अंदर सेंटर में क्या चीज है वो नहीं पता थी। लेकिन ऐसा होता था कि कुछ एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन निकलते हैं, देखिए गामा रेडिएशन निकलते हैं, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं, और वहां से बीटा पार्टिकल भी निकलते थे। तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन वाली थी, एक इलेक्ट्रॉन होता था, एक पॉजिट्रॉन होता था। ये दोनों चीजें डिटेक्ट करी गई लोगों द्वारा। तो लोगों ने समझा कि हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हों, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हों, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन किसी प्रोसेस के दौरान वो प्रोड्यूस होते हैं। इसको बोलते हैं बीटा डिके। तो बीटा डिके की प्रोसेस आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो, शायद आपने +2 में पढ़ी होगी, अगर +2 में नहीं पढ़ी तो आप बीएससी में पढ़ोगे। तो बीटा डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है। तो उस टाइम पे वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहां से फिर। ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। तो लेट अस सपोज कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो रेडियस आर है ना। तो लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल आर,
तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स रहेगा वो हमारा स्मॉल आर के बराबर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसकी पोजीशन के अंदर जो अनसर्टनिटी हमारे पास हो सकती है उसकी जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर रहेगी। नाउ वी कैन यूज अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहां से हम डेल्टा पी निकाल लेंगे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हम स्मॉल आर को पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय स्मॉल आर। अब यहां से डेल्टा पी निकल आया। डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम मोमेंटम होगा पार्टिकल का, मिनिमम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना ही चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मिनिमम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस वो हो जाएगा P इज इक्वल टू एच क्रॉस बाय आर। अब अगर आपको बच्चे मोमेंटम पता है तो आप यहां से एनर्जी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने लिखी थी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, देखते हैं कितनी आएगी। वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो बहुत आसान है। एनर्जी इज पी स्क्र बाय 2m, बेसिक रिलेशन। यहाँ पे पी स्क्र पुट करेंगे तो एच क्रॉस स्क्र बाय 2mr। एच क्रॉस की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, एच स्क्र अपॉन 4, क्योंकि एच क्रॉस इज एच बाय 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर आएगा, और एक ये 2mr का फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो यहाँ जब हम h को पुट करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी यहाँ पे पुट करेंगे विच इज 10⁻⁻15 मीटर, यही उसका साइज होता है न्यूक्लियस का। और यहाँ पे ये सब कुछ पुट करने के बाद जो हमारे पास एनर्जी आती है बच्चे, वो एनर्जी आ जाएगी 370 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो पहले हम जाउल में कैलकुलेट करते हैं, जब आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे उसके बाद हम उसको एमईवी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ रिलेशन बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। जाउल बड़ा यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें, मतलब दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है एक शीट चार्ज की और एक नेगेटिव प्लेट है, उसके इन बिटवीन आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो एक्सेलरेट होगा। तो वो अगर एक्सेलरेट होगा उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, बेसिकली किनेटिक एनर्जी आएगी। तो वो जो एनर्जी होती है जो वो गेन करता है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, वो एनर्जी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है विच इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19। ये वाला फैक्टर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, और वहां आप जाउल लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आपने 1 एमईवी की कन्वर्जन देखनी है तो मेगा मतलब 10⁻6, तो वो बन जाता है 1.6 10⁻⁻13 जाउल। वहां -19 है, +6 कर देंगे -13 हो जाएगा। तो अगर आप जाउल में कुछ कन्वर्ट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसको आपने एमईवी में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है, ये फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। ये नीचे चला जाएगा फैक्टर, और ये कन्वर्जन है। जब आप बच्चे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम ई में सारी वैल्यूज ये वाली 6.62 10⁻⁻34 इसका हम करेंगे स्क्वायर, नीचे हमने 4 पाई होता है 3.14 10 टू द पावर उसके पावर स्क्वायर है पावर 2, 2 का फैक्टर मास आएगा 9.1 10 टू द पावर -31, और आर की जगह 10 टू द पावर -15। तो ये आंसर आपका जाउल में आएगा। फिर आप इसको कैलकुलेट करके फैक्टर को जे की जगह, जाउल की जगह ये वाला फैक्टर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता होता तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 370 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट लोगों ने करे, जो भी बीटा पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं, उन बीटा पार्टिकल्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जब वो वहां से निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, वो 4 एमईवी के आसपास होती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर
एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो 4 MeV से ज्यादा वाला नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा, वो तो बाहर आ रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी वाला उसके अंदर कहाँ रह पाएगा। तो 370 MeV वाला इलेक्ट्रॉन जो उतनी सारे ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है, उसके अंदर घूम रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो उस केस में फिर हम यहां से ये प्रूव करते हैं कि दिस एनर्जी फॉर एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव नॉट बीन सीन एनीवेयर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब बच्चे सेम कैलकुलेशंस अगर आप प्रोटॉन के लिए करें या न्यूट्रॉन के लिए करें तो वो पॉसिबल है। फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारा वो बिल्कुल इन कैलकुलेशंस के साथ मैच करता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो वैलिड हो जाता है, वहां पे ये वैलिड होता है कि हाँ, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने इस डेरिवेशन को करना है तो आपने ये कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट में ये लाइन लिखनी है कि इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। okay, थर्ड एप्लीकेशन बच्चे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ने वाले हैं, लेकिन कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, कोई भी पार्टिकल अगर उसका मास m है और वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है लाइक दिस, उस पार्टिकल को हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। तो उस केस में बच्चे हमारे पास उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम हाफ mv² से लिख लेते हैं बच्चे, या हम उसको p²/2m फैक्टर से लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सब +1 में पड़ा हुआ है, वो हाफ के एक्स स्क्र होती है। या वेव्स और वाइब्रेशन का जो आपका सब्जेक्ट है जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ते हो या सेमेस्टर 2 में पढ़ते हो, उसमें भी ये चीजें हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों का सम होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्र होती है। यहाँ पे बच्चे के जो है ना, हम उसको m ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर ये कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं जो हर जगह वैलिड है। अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जा रहे, ये क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ वहां पर भी वैलिड है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ओमेगा निकाला था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, वो √k/m होता है। तो यहाँ से अगर आप k निकालेंगे तो पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज k/m, तो वहां से k निकल आ जाता है m ओमेगा स्क्वायर। इस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं और हम एनर्जी लिख सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की p²/2m प्लस हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बच्चे हम यूज करेंगे, ये एनर्जी ऑफ एनी हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब बच्चे क्लासिकली अगर हम बात करें, क्लासिकली मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, कोई मास m है उसको हमने ऑसिलेट करवा दिया, तो फिर उसके पास ये दोनों एनर्जीज होंगी, काइनेटिक भी होगी जब वो मूविंग है और पोटेंशियल भी होगी अगर वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। लेकिन अगर वो क्लासिकल पार्टिकल, बड़ा वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी छोटी होती है, अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस केस में टोटल एनर्जी 0 होती है और मीन पोजीशन पे है। तो मिनिमम एनर्जी जो होती है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब है बड़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, ना ही प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं किसी मास m की एक ब्लॉक हो सकता है। तो क्लासिकल ऑसिलेटर उसको बोल देते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में। उसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, जब वो मीन पोजीशन पे होता है, यहाँ पे ब्लॉक m है, ना तो कोई स्ट्रेचिंग है स्प्रिंग के अंदर, यहाँ इसके साथ स्प्रिंग भी लगा है बट वो रिलैक्स मोड में है, तो ना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ही काइनेटिक होगी। तो उस केस में जो ई होता है वो 0 होता है। तो क्लासिकल के लिए तो ई 0 होता है मिनिमम। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की बात करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस राइट द हेडिंग फर्स्ट। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपको ना हेडिंग देनी है जब आप एग्जाम में इस एप्लीकेशन को करोगे। हम उसकी मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हम टोटल एनर्जी लिखेंगे। टोटल एनर्जी हमने जैसे बात करा वो है p² बाय 2m प्लस हाफ
m omega square x square. Now let us suppose delta x is uncertainty in its position of particle. मतलब ये मान ले मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल जो है, क्योंकि वो वेव की तरह हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है, वो बेसिकली इस वेव ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं होगा। ये हमारा वेव ग्रुप है, इसके अंदर होगा, और वो पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहा है। तो जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स हमने मान ली है, ठीक है। और जैसे आपको पता है बच्चे की जो मिनिमम वैल्यू होती है मोमेंटम की, वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के बराबर ही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये हमारे पास आ गया h क्रॉस बाय डेल्टा एक्स। इसको हम पहले इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और x की जगह भी हम डेल्टा एक्स पुट करेंगे, क्योंकि x तो उसकी पोजीशन है, अब हम डिस्प्लेसमेंट है। अब हम वहां पे अगर अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो वहां भी डेल्टा एक्स पुट करेंगे। तो E क्या बनेगा? E बनेगा p स्क्वायर की जगह आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब हमें बार बार डेल्टा एक्स ना लिखना पड़े, इसको स्मॉल r से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस, ताकि मिस्टेक ना हो। तो वी कैन डिनोट डेल्टा एक्स बाय आर। तो हमने आर से डिनोट कर लिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर। देख लीजिए आप पीछे, जहां पे डेल्टा एक्स स्क्वायर था वहां आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ साथ प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और उसके साथ भी हमारे पास यहाँ पे था डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जिस जो मतलब कम से कम हमारे पास आर की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी है। हाँ जी, तो ये बच्चे एनर्जी आ गई हमारे पास। अब हम इस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या हो रहा है बेसिकली, डेल्टा एक्स वेरिएशन है पोजीशन में। तो अगर हम इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करें, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना आपको एनर्जी की, एनर्जी आर पे डिपेंड करती है, आर डेल्टा एक्स है। तो अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीई बाई डी आर कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए टू फाइंड ई मीन, हमें क्या करना है, वो आर फाइंड करना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ई मिनिमम हो। हम क्या करते हैं, हम इस एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं, वहां से आर निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा आसान है, देखो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो हम पहले इस इक्वेशन को, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डीई बाई डी आर में एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m कांस्टेंट है, आर की पावर -2 है ये, कि नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वो -2 आगे आएगा, आर की पावर -3 हो जाएगी, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर फिर से कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 आगे आएगा, आर की पावर 1 हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। देखिए कितना आसान है ये। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ कट गया क्योंकि इक्वल टू जीरो है, और ये 2 का फैक्टर भी यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉमन आके खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम आर क्यूब इक्वल टू, ये उधर जाएगा ना फैक्टर, तो ये बनेगा -m ओमेगा स्क्वायर आर, यही बनेगा ना। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो राइट हैंड साइड पे चला गया, माइनस साइन आ जाएगा, आर की पावर 1 है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है। आर क्यूब है यहाँ पे, इस आर क्यूब को हम ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा आर की पावर 4, और एम ओमेगा स्क्वायर को नीचे लेके आ रहा हूं मैं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन, जब एम नीचे आएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एच क्रॉस बाय एम ओमेगा, ठीक है। और जब आप आर कैलकुलेट करेंगे, एक बार और अंडर रूट ले लो, तो वो बन जाएगा, तो आर बन जाएगा जी प्लस माइनस अंडर रूट एच क्रॉस बाय एम ओमेगा। तो ये बच्चे हमारे पास आर आ गया ना, इस आर के कॉरस्पॉन्डिंग। ये बेसिकली है, मान लें हमारा ऑसिलेटर मीन पोजीशन से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो ये वो आर की वैल्यू है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि एच क्रॉस यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो इस आर के कॉरस्पॉन्डिंग, आर बेसिकली डेल्टा एक्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम रहेगी। तो इस आर को हम एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो लेट अस सी, एनर्जी एक्सप्रेशन कौन सा था हमारा, इक्वेशन 1,
के बाद आर वाला ये, तो दिस इज इक्वेशन 2। तो हम इसको ना इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जहां जहां आर है, तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। देयरफॉर पुट आर इनटू टू गेट ई मीन। हमें कम से कम वैल्यू चाहिए ना एनर्जी की, तो पहले हम डिफरेंशिएट करते होते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आर था। डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो ई मीन निकल आएगा। तो ई मीन देखिए क्या था, एच क्रॉस स्केयर बाय 2m था, उसके साथ नीचे था आर स्केयर। तो आर स्केयर मतलब नीचे आएगा एच क्रॉस, ऊपर आएगा एम ओमेगा, क्योंकि जब स्केयर करेंगे अंडर रूट उड़ जाएगा, प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर था, उसके साथ था आर स्केयर, तो वो था एच क्रॉस बाय एम ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एम से एम कटा, एक ओमेगा यहाँ पे कटा, है ना, ऐसे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एम से एम कट गया, एक एच क्रॉस भी कट गया, तो ये बन गया हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। क्या बना, एच क्रॉस ओमेगा। तो दिस इज बेसिकली ए मीन मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस क्या होता है, याद है ना, एच बाय 2 पाई होता है। ये वैल्यू पुट करनी है जब आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विच यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उस केस में भी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन। वहां पर भी हम ये देखेंगे कि जो मिनिमम एनर्जी आएगी वो एच क्रॉस ओमेगा आएगी। ये इजी कैलकुलेशंस हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जस्ट आपको एक एस्टिमेट देता है। एक्चुअल कैलकुलेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके हम करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, अब हम आज की लास्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं जो आपने +2 में करी हुई है ऑलरेडी, वो है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, विद द हेल्प ऑफ ई मीन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट अस डू दैट। वो भी बड़ा आसान है, सेम ऐसे ही है। ओके, तो फोर्थ एप्लीकेशन है साइज एंड एनर्जी, दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे ऑफ एच एटम। आपने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्लास +2 में, वहां पर भी आप रेडियस निकालते हो हाइड्रोजन एटम की विद द हेल्प ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, और वहां पर भी आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो। आज हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से एनर्जी और साइज को कैलकुलेट करेंगे, विच इज वेरी इजी टू फाइंड। देखिए देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ न्यूक्लियस होता है विच इज प्रोटॉन, इसकी रेडियस आर है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, रेडियस आर के हाइड्रोजन एटम की, तो उस केस में जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर तो घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो स्मॉल आर ही होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक इस रेंज में कहीं पर भी इस तरह से हो सकता है। इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वेव, तो वेव के केस में ये कहीं पर भी हो सकता है ना, ये आपको पता है। तो लेट अस राइट, इफ स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ एच एटम, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये सबसे पहले हमने लिख लिया। दूसरा हमें एनर्जी लिखनी है। देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है ना। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, काइनेटिक, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल। तो इसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -E² बाय 4πε0r। ठीक है, देखिए अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, मान लो इस पे ई चार्ज है, इस पे -E चार्ज है, तो आप इस केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। तो इस केस में इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे, Q1 Q2, Q1 स्मॉल ई पुट करेंगे, Q2 -E पुट करेंगे, तो -E² बन जाएगा, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको मोमेंटम की टर्म्स में वैसे ही लिखेंगे, P² बाय 2 है, जो हाफ एम वी स्क्र होता है वो P²/2mv होता है, -E²/4πε0r। अब हम यहाँ P पुट करेंगे, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प यहाँ पे ली जाएगी। तो यूजिंग डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। ठीक है बच्चे, यहाँ पे फिर अगर हम डेल्टा पी को एक साइड पे रहने दें ना, तो ये बन जाएगा एच क्रॉस बाय डेल्टा एक्स, नीचे चला जाएगा।
डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल आर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एच क्रॉस बाय स्मॉल आर। तो ये हो गई अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है और कहीं पर भी हो सकता है स्मॉल आर की रेंज में, उस पार्टिकल की मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू एच क्रॉस बाय आर है। अब हम यहाँ पे ना मिनिमम मोमेंटम भी इसके बराबर ही लिख देते हैं, है ना। तो मिनिमम मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कॉरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा पी। तो वो पी बन जाएगा एच क्रॉस बाय आर। तो इसको हम वैसे ही जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में करा था यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे बस। तो E इज एच क्रॉस स्केयर बाय 2m r स्केयर ना, यही बन रहा है ना, देखिए आप एच क्रॉस स्केयर हो जाएगा, 2m वैसे नीचे आर स्केयर, और माइनस E अपॉन ई स्केयर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ई मीन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड ई मीन हम क्या करते हैं, वी डू डी ई बाई डी आर इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू आर, बड़ा आसान है ना। देखिए एच क्रॉस बाय 2m तो कांस्टेंट है, आर की पावर -2 है, इसलिए -2 आगे आ जाएगा, आर की पावर हो जाएगी -3। माइनस ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, यहाँ आर की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 होगी, तो -1 आगे आएगा, आर की पावर -2 होगी। इसको इक्वल टू 0 करना आपको। तो यहाँ पे ये 2 2 से कट गया, माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, एच क्रॉस बाय एम आर क्यूब विद माइनस साइन, ये बना, यहाँ बन गया प्लस ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्केयर बाय एम आर क्यूब। तो ये क्यूब जो है आर स्केयर से कट गए 2 आर और बचा सिंगल आर। इस सिंगल आर को हम ऊपर ले जाएंगे, मैं ऊपर करके लिख रहा हूं यहाँ पे, आप आ जाइए इसके बाद। तो आर जो है बच्चे ऊपर ले जाएंगे, इस फैक्टर को यहाँ ले जाते हैं ना, तो आर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय एम ई स्केयर। तो ये हमारा आर आ गया। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कम से कम इतनी रेडियस होनी चाहिए एटम की। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ये उसकी कम से कम रेडियस है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी मिनिमम है। तो अब हम यहाँ पे इस आर को वापस से जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे इसी में, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी विच इज ई मिन। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो पुट R is equal to 4 pi epsilon naught h cross square upon m e square in equation 1। तो E min क्या आया भाई, क्या आया भाई? E min h cross square by 2m ऐसे लिखेंगे। नीचे है यहाँ पे भाई साहब R स्क्वेयर, तो R स्क्वेयर को नीचे पुट करेंगे तो बनेगा 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h क्रॉस पावर 4 m स्क्वेयर ऊपर e की पावर 4 माइनस ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और नीचे था आर, तो नीचे है ना इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्केयर डिनोमिनेटर में रहेगा, ऊपर बनेगा एम ई स्केयर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, एक एम कैंसिल हो गया, एच क्रॉस स्केयर पावर 4 नीचे स्केयर बचा, और कुछ बस यही चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास है 2 16 32, ठीक है 32 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर, नीचे ये फैक्टर बचेगा ना, माइनस एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर। तो यहाँ पे एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर और 16, ये सब कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो नीचे बचा 1/2 -1 विच इज -1/2।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -m e⁻⁴ अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सारे फैक्टर जब आप पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻⁻12 होती है ऐसे यूनिट्स में, h क्रॉस जब आप पुट करेंगे तो सारे फैक्टर्स पुट करेंगे ना, तो ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम की म्यू एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है, जो आप बोहर्स मॉडल से भी कैलकुलेट करते हो। तो इस तरह से देखिए फिजिक्स जो है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। बोहर ने अपने जो मॉडल के द्वारा इस एनर्जी को कैलकुलेट किया था एच एटम के लिए, इट वाज क्वाइट करेक्ट, और इस केस में हांस-जेटर प्रिंसिपल की हेल्प से भी हम सेम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। लाइक करने से आपको न्यूज फीड में आपकी मेरी वीडियो शो होती रहेगी, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के अच्छे होते रहेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।